टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिलेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन निकाल रहे हैं, यह रिलेशन हमें इम्पीडेंस देगा। इम्पीडेंस होता है रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर हम इस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इन फ्री स्पेस में। जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है फ्री स्पेस में, कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस dB/dt है। इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ H इक्वल टू dD/dt। ये इक्वेशन 2 है। मैं मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन को देख रहा हूँ। ये मैक्सवेल की जिसको इक्वेशन 1 लिखा है, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है इन फ्री स्पेस। और इस इक्वेशन के बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और वेव की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल k.r माइनस आई ओमेगा टी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हमने इस वेक्टर को एम्पलीट्यूड और उसकी वेव फॉर्म में अलग कर लिया है। अगर हमने इसको अलग फॉर्म में, दो फॉर्म में लिख लिया है, एम्पलीट्यूड और इस वेव के टर्म्स में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन है मैक्सवेल की पहली थर्ड इक्वेशन जिसका मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। दूसरा है मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन है। और तीसरे में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक वेक्टर जिसको कि एम्पलीट्यूड और वेव का जो टर्म्स है उसकी टर्म में लिखा हुआ है, उसकी वेव की नोटेशन में, वेव की भाषा में और एम्पलीट्यूड के साथ। E0 उसका एम्पलीट्यूड है और एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है उसके मोशन को दिखा रहा है, उसके मूवमेंट को दिखा रहा है। अगर मैं इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, अगर मैं r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये बनेगा dE/dr इक्वल टू E0 एम्पलीट्यूड है, ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अब केवल मुझे पावर का डिफरेंशिएशन करना है, ik.r माइनस आई ओमेगा टी। इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होना है। बाकी पहले वाली टर्म जो है वो सेम रहेगी। इसकी वैल्यू को मैं ई भी पुट कर सकता हूँ। अगर डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r तो इसमें r नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वाली टर्म में। और केवल यहाँ से अगर देखता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करूँगा तो आई के बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास ये डिफरेंशिएशन करने के बाद बचेगी dE/dr इक्वल टू आई के, जो यहाँ से बाहर आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। और इन टर्म में बचा E0 एक्सपोनेंशियली आई k.r माइनस आई ओमेगा टी। और मैं इसको लिखने के लिए आई के और इस वाली टर्म्स को मैं पूरे को E लिख सकता हूँ, आई के ई। और मैं अगर इसका कंपैरिजन करूं तो ये जो dE/dr है आई के ई बन जाता है। और अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो dE/dr, ये जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू r, ये जो है ये ग्रेड डेल की वैल्यू है इक्वल टू आई के होगा।
ये जो विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है इसकी वैल्यू हो गई आई के। इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, ई नॉट एक्सपोनेंशियल पार्ट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करके बचेगा आई के, और ये पूरी टर्म्स को मैं ई पुट कर देता हूँ, कंपैरिजन करूँगा तो डी ई बाई डी आर इक्वल टू आई के, और ये इक्वेशन 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएशन करूँगा, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास बचेगा ये क्या टर्म आ जाएगी, डी ई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, ये टर्म्स बाहर आ जाएगी, माइनस आई ओमेगा, और ये वाला पार्ट पूरा सेम रह जाएगा, तो ये बनेगा माइनस आई ओमेगा इंटू ई, और कंपैरिजन करूँगा तो d बाई डी टी जो है इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कहना चाहूँगा, इक्वेशन नंबर 5। अगर इक्वेशन 5 की बात करता हूँ, मैंने कैसे निकाला था, फिर से कर रहा हूँ डिटेल स्टेप, e इक्वल टू डिफरेंशिएशन ई नॉट एक्सपोनेंशियली आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी। जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें t नाम की कोई टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगी, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t होगा तो डी टी बाई डी टी वो जो 1 हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा माइनस आई ओमेगा ई नॉट एक्सपोनेंशियली आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, और ये है डी ई बाई डी टी, और इसी को ही मैं आगे दोबारा से लिख देता हूँ माइनस आई ओमेगा ई। ये स्टेप हम ऊपर कर लिया था हमने इक्वेशन 5 में, पर मैंने दोबारा से इसको डिटेल में करके लिखा है, इसका नंबर 5A दे देते हैं। हम इसको यूज नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए लिख रहे थे। अब क्या मैं इक्वेशन 5 का और 4 का इस्तेमाल इक्वेशन 1 में कर सकता हूँ क्या? यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 बी गेट का ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बी गेट। तो इक्वेशन थी हमारी कर्ल ऑफ ई माइनस डी बी बाई डी टी, तो कर्ल ऑफ की वैल्यू हो जाएगी आई के इंटू ई इक्वल टू माइनस विद इन द ब्रैकेट माइनस आई ओमेगा, और साथ में आ जाएगा बी। जहाँ बी लिखा है इसके बदले में मैं म्यू नॉट एच लिख सकता हूँ, और माइनस माइनस हमारे दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आई के क्रॉस ई इक्वल टू आई ओमेगा म्यू नॉट एच, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा के क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा म्यू नॉट एच, और के जो है हमारा प्रोपेगेशन वेक्टर है, और प्रोपेगेशन वेक्टर के को यूनिट वेक्टर
और एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखता हूँ, और हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में 6 में अगर यूज करते हैं, अगर हम 6 में यूज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यूनिट वेक्टर n इंटू ई, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे इक्वल टू ओमेगा बाई के इंटू म्यू नॉट एच, और मैग्नीट्यूड है तो इसकी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू ओमेगा अपॉन के इंटू म्यू नॉट एच, और ओमेगा अपॉन के इक्वल टू सी होता है, और सी की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर ये इक्वेशन 6 है तो इक्वेशन 7 में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन 8 की, तो ये बन जाएगा E अपॉन H इक्वल टू C म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब E अपॉन H वेक्टर जो है ये इम्पीडेंस बनेगा, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा टर्म्स म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस रेशियो को हम डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो आ जाएगी हमारे पास 376.66 ओम, और Z naught is the ratio of electric field to the magnetic field, and it is called as impedance, and it is the relation between the electric field and the magnetic field vector। अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को लिखा, फोर्थ इक्वेशन को लिखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और वेव की टर्म में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू आर और डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो विद रेस्पेक्ट टू आर करने पे वैल्यू आ रही है आई के, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पे आया माइनस आई ओमेगा। इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। 1 में पुट करने के बाद आई दोनों साइड का कैंसिल हो गया, दोनों माइनस थे प्लस बन गए, और बी को म्यू नॉट एच पुट कर दिया, के को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में रख लिया, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन में रख लिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रख लिया। तो हमारे पास हो गया एन कैप इंटू ई वेक्टर और ओमेगा अपॉन के, जो यहाँ के बाहर निकला था वो डिनोमिनेटर में ले गए, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच, और ओमेगा अपॉन के जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और वो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट के बराबर होता है। और ई अपॉन एच इक्वल टू इक्वेशन 8 की जब वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं सी की वैल्यू को, ओमेगा अपॉन के की वैल्यू को, तो बन गया ये ई बाई एच। इक्वेशन 7 दोबारा ऐसे लिखी गई, ई बाई एच इक्वल टू यहाँ पर देन इक्वेशन 7 रिटर्न एज क्या बन जाएगी, ई अपॉन एच इक्वल टू सी म्यू नॉट, और सी के बदले में लिखा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट से सी की वैल्यू जो आई थी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ई अपॉन एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 376.66 ओम, और ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और हम इसको इम्पीडेंस भी कहते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ भी सकता है।